स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कम्युनल अवार्ड तक पढ़ लिया था और अब आज हमें पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि द एक्ट मार्क्ड ए सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स ए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इसमें ये कहा गया है कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, उसने ये एक दूसरा एक मील का पत्थर साबित हुआ कि जिसने इंडिया में एक बार कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाए हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया, दूसरा माइलस्टोन इसलिए कहा गया क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग थी, जो इसका ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन था कि इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू स्टार्ट कर दिया गया था। उसका इनिशिएट जो किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से किया गया था। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये सेकेंड माइलस्टोन है, मीन्स कि इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, ये काफ़ी लेंदी था और एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसमें कि 321 सेक्शंस हैं और 10 शेड्यूल्स हैं। चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, the Government of India Act of 1935 provided for the establishment of an All India Federation consisting of provinces and princely states as units. इसमें ये कहा गया कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, इसने जो है एक ऐसा प्रोविज़न लाया जिसमें कहा गया कि अब क्या होगा, एक ऑल इंडिया फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। अब पूरी इंडिया को एक फेडरेशन, एक संघ के रूप में बना दिया जाएगा, जिसमें कि प्रोविंसेस, जो कि प्रोविंसेस हुआ करते थे, इंडियन प्रोविंसेस थे, और जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको इंक्लूड किया जाएगा, उन सबको कंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये इसकी जो भी प्रोविंसेस हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये इसकी यूनिट होंगी। And the act divided the powers between the center and units in terms of 3 list। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, इसने जो ये पावर्स थी उसका डिवाइडेशन कर दिया था कि इसमें इन्होंने 3 लिस्ट बनाई थी। एक फेडरल लिस्ट बनाई थी, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई थी और एक कनकरेंट लिस्ट बनाई थी। इन्होंने ये कहा कि जो फेडरल लिस्ट होगी वो सेंटर के लिए होगी और जो फेडरल लिस्ट है उसमें 59 सब्जेक्ट्स होंगे, 59 आइटम्स होंगे। दूसरी लिस्ट बनाई इन्होंने प्रोविंशियल लिस्ट। इन्होंने क्या किया कि पावर्स को मेनली डिवाइड कर दिया सेंटर और जो प्रोविंसेस थे उनके बीच में। उनने दूसरा जो लिस्ट बनाई वो क्या बनाई, प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट किसके लिए थी, फॉर प्रोविंसेस के लिए थी, जिसमें कितने आइटम्स थे, 54 आइटम्स या 54 सब्जेक्ट्स थे। और तीसरी लिस्ट थी कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट थी कि जिसमें प्रोविंसेस भी अपने रूल्स बना सकते थे, अपने लॉज बना सकते थे इन सब्जेक्ट्स में, और जो सेंटर था वो भी अपने रूल्स बना सकता था। और ऐसे सब्जेक्ट्स थे 36। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि बाकी जितनी भी पावर्स होंगी, बची हुई पावर्स सारी वॉइसरॉय को दी जाएंगी। रेजिडरी पावर्स वेर गिवन टू द वॉइसरॉय। ठीक है, उसके बाद है हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इन। लेकिन जो ये ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की इन्होंने बात की थी इस एक्ट में, ये कभी भी पूरा नहीं हो पाया। नेवर केम इनटू बीइंग मतलब ये कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने इसे ज्वाइन करने से ही मना कर दिया। इन्होंने कहा, जो राजा रजवाड़े थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो अपना राज्य चल ही रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है कि इंडिया से हमें क्या करना है। हमारा उनको अपने राज्य से मतलब था, उनको ये था कि हमारा प्रभुत्व हमारे राज्यों तक बना हुआ है। और वो ये जानते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका प्रभाव पूरे देश में बना हुआ है, उसको सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और अगर हम ये ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल होते हैं कि जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एज ए यूनिट इसमें शामिल होने को कहा गया है, तो हमारा प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा और फिर पूरे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही दबदबा होगा। इसीलिए ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हम अपना आराम से राज्य कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि इंडिया जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा अपना राज्य चल रहा है, हम तो बस अपना राज्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
It abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. इन्होंने क्या किया कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, इसमें जो प्रोविंसेस थे, जो राज्य थे, उनमें डायरकी था, जो डबल रूल था, उसको टोटली अबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और राज्यों में क्या हुआ कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई इसके स्थान पर। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स कि अब ये जो प्रोविंसेस थे, ये अपने लिए कानून बनाने के लिए, अपने लिए लॉज बनाने के लिए फ्री थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The provinces were allowed to act as autonomous unit of administration in their defined spheres. अब इनको सेंटर से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि कोई भी लॉ बनाना है तो उनकी परमिशन की कोई उनको नीड नहीं थी। तो इसमें ये कहा गया है कि द प्रोविंसेस वर अलाउड, ये एक ऑटोनॉमस यूनिट, एक स्वतंत्र यूनिट की तरह अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने में फ्री थे कि जो भी प्रोविंस हो, जितना भी उसका डिफाइंड स्फेयर है, जितना भी उसका क्षेत्र है, उसमें वह अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते थे। ठीक है, Moreover, the act introduced responsible government in provinces. इसने क्या किया कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, इसने शुरुआत की कि प्रोविंसेस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई है। अब क्योंकि प्रोविंसेस के ही जो लोग थे, उनको अब ये था कि लोकल लेवल पे आप अपने लिए जैसा भी अपने अपने प्रोविंस के अकॉर्डिंग जैसा भी उन्हें सही लगता है, ऐसे रूल्स बना सकते हैं, ऐसे लॉज बना सकते हैं और अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरीके से कर सकते हैं। That is, the governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature. इसमें ये कहा गया कि ये जो एक्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाया था प्रोविंसेस में, जिससे कि जो गवर्नर था उसको क्या करना था कि कोई भी वो, अब प्रोविंसेस में जो गवर्नर हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी लॉ को पास कर देंगे, उनको इसके लिए एडवाइस लेनी पड़ती थी मिनिस्टर्स से जो कि उस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मिनिस्टर, और वो कौन हुआ करते थे? वो जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, वो हुआ करते थे कांग्रेस के ही दिग्गज नेता। तो वो अपने अकॉर्डिंग सही फैसला लेते थे कि हमारे प्रोविंसेस में ये चेंज हो सकते हैं। और इस प्रकार अब प्रोविंसेस जो थे हमारे, वो एक लगभग एक ऑटोनॉमस यूनिट की तरह काम करने लगे थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, एक स्वतंत्र यूनिट की तरह। द स्कीम इनटू इफेक्ट इन 1937। ये कहा है कि जो ये इफेक्ट में आया, मतलब ये प्रभाव में आया 1937 में, एंड वॉज डिसकंटिन्यूड इन 1939। लेकिन ये कहा जाता है कि जो 1937 था, उसके बाद इलेक्शन होता है तो उसमें कांग्रेस जीतती है, तो ये 28 मंथ्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, प्रोविंसेस में बहुत डेवलपमेंट करती है। लेकिन जैसे ही 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने पर जो इंग्लैंड है, जो ये ब्रिटिशर्स हैं, ये इंडिया से बिना पूछे इंडिया को एज ए अलाइज बना देते हैं वर्ल्ड वॉर में, इसको एक पार्टी बना देते हैं। ठीक है, एलाइज की तरफ से कि आप भी युद्ध लड़ेंगे, हमारा उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी ये इंडिया को पार्टी बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने भी कांग्रेस के लीडर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से इस्तीफ़ा दे देते हैं, और इस प्रकार तभी ये 1939 में ये डिसकंटिन्यूड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अब क्या हुआ देखिए, अभी हमने कहा कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, इसने क्या करा कि जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस में से तो डायरकी को हटा दिया गया, वहाँ से अबॉलिश कर दिया गया, और प्रोविंसेस को टोटली एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उनको एक ऑटोनॉमस यूनिट बना दिया गया कि प्रोविंसेस अपने हिसाब से, अपने जो लेजिस्लेचर काउंसिल थी उनके मिनिस्टर्स से गवर्नमेंट, जो गवर्नर है वो इनसे पूछ के ही कोई लॉ बनाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेंटर है, यहाँ पे बोल दिया गया कि सेंटर में डायरकी आएगी, यानी सेंटर में डबल रूल आएगा। और इसमें इन्होंने कहा कि इसके साथ ही कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स।
इन्होंने कहा कि इसके साथ ही जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उनको जो सेंट्रल में इन्होंने दायर किलाने की बात की, उसी के तहत इन्होंने कहा कि जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी डिवाइड कर दीजिए, किसमें, रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, जैसा हमने पहले प्रोविंसेस के लिए देखा था कि जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1939 में इन्होंने क्या किया था कि प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स में चेंज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इस एक्ट में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इन्होंने सेंट्रल में ये दायर के लिए आई, और सेंट्रल के जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक, जो सेंट्रल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में बांटने का कॉन्सेप्ट लाए। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा कोई भी ऑपरेशन हुआ ही नहीं, ये प्रोविज़न कैंसिल हो गया, बस ये कॉन्सेप्ट ही रहा, उसको अलाउ किया ही नहीं गया, ठीक है। सेंटर में दायर की एस्टेब्लिश नहीं हुई, और ना ही ये सब्जेक्ट्स जो हैं फेडरल सब्जेक्ट्स ऐसे डिवाइड हुए, बस ये इस एक्ट के थ्रू एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, लेकिन इसको ऑपरेशन में लाया ही नहीं गया। चलिए फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। The Government of India Act of 1935 introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, इसमें जो 11 प्रोविंसेस थे उनमें से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। बाईकैमरलिज्म क्या होता है? बाईकैमरलिज्म एक एक ऐसी बाईकैमरलिज्म जो है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जिसे अपर हाउस कहते हैं, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। बाई कैमरलिज्म, बाई मीन्स टू, कैमरलिज्म, ठीक। तो ये लिखा है कि इसमें जो अपर हाउस और लोअर हाउस ऐसे करके ऐसे बनाई जाएंगी, और 11 में से जो 11 इंडियन प्रोविंसेस थे उसमें से जो 6 में बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया। दस द लेजिस्लेचर्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बाईकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वही जो देखिए इन्होंने दिया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे 6 प्रोविंसेस थे जहाँ पर ये बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ आया है? बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार में, असम में एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस किसे कहा जाता है? ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। तो ये जो 6 राज्य थे, 6 प्रोविंसेस थे, इनको बाईकैमरलिज्म बनाया गया था। बाईकैमरल यहाँ पे किया गया था। इसका क्या मतलब है, देखिए आगे, बाईकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बाईकैमरल का मतलब ये है कि जिसमें क्या हो, कंसिस्टिंग ऑफ, जो लिए हुए हो अपने आप में, किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जो कि एक अपर हाउस होता था, और जो दूसरा है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस है, ठीक है। However, many restrictions were placed on them। हालांकि उन पे काफ़ी restrictions भी डाले गए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 further extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed classes, scheduled caste, women and labor workers। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो ये ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सोसाइटी को पूरी तरीके से डिवाइड करने में लगे थे, पूरी तरीके से उनकी यूनिटी को डिस्ट्रक्ट करने में लगे थे। तो इन्होंने जो अभी देखा हमने कि जो कम्युनल अवार्ड आए थे, वहाँ पे जब इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं नाम से मैकडोनाल्ड, वो जो कम्युनल अवार्ड लाते हैं, तो ठीक है, ये आया था कम्युनल अवार्ड का कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे गांधी जी ने उस टाइम पे ये बोला था कि आप ऐसा मत करिए, और अब अभी आपने धर्म के आधार पर तो लोगों को बांट ही दिया है, एटलीस्ट आप हिंदुत्व को तो ऐसे मत बांटिए। जब ये डिप्रेस्ड क्लास के लिए इन्होंने बात की, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं मानी। इन्होंने फिर से अब क्या किया है, यहाँ पे देखिए, इन्होंने अलग से
इन्होंने अपने जो है इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इन्होंने जो अपना फिर से जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल था उसको और आगे बढ़ाया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जबकि ऑलरेडी गांधी जी ने कहा था कि इनको क्या होगा, जो अंडर जॉइंट जो कमिटी है, जॉइंट हिंदू कमेटी है, उसमें क्या होगा कि जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट होगा, उसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होंगे उनको रिजर्वेशन ऑलरेडी दे दिया जाएगा। लेकिन इनको तो हमारे देश को बांटना था, इन्होंने वो बात नहीं मानी। इन्होंने यहाँ क्या किया कि जो शेड्यूल्ड कास्ट थे उन लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने वुमेंस को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि वुमेंस भी सिर्फ वुमेन कैंडिडेट को ही अपना वोट देंगे। ऐसे करके इन्होंने ये 2-3 और क्राइटेरिया बना दिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के। और तीसरा है लेबर या वर्कर्स, इनको भी इनने बस इनका ये लक्ष्य था कि इंडियन सोसाइटी को पूरी तरीके से बांट दिया जाए, तो इनने यही किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6। इट अबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जो कि देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, इसने जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के टाइम पे एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी और इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको इस एक्ट के द्वारा अबॉलिश कर दिया गया। और जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी जगह पे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद ए टीम ऑफ एडवाइजर्स। अब इन्होंने क्या किया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बना दिया, ठीक है, और उसकी एक टीम बना दी एडवाइजर्स की, किसकी जगह पे, जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई थी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के टाइम पे, उसको अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह पे क्या बनाया, उनकी जगह पे बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और उसके लिए उन्होंने कुछ एक टीम बनाई एडवाइजर्स की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। इसमें ये हुआ कि इन्होंने जो वोटिंग राइट्स है, थोड़े बहुत वोटिंग राइट्स को बढ़ा दिया। और अब क्या था कि इंडिया की जो 10% पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन का, अब उसको वोटिंग राइट्स थे। पहले हमने देखा था कि वोटिंग राइट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे और सिर्फ किन लोगों को मिलते थे, जिनके पास कोई काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी या फिर उस प्रॉपर्टी से वो टैक्स देते थे, और उनके पास एक एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, एजुकेशन होनी चाहिए, उनके पास लैंड होना चाहिए, इस टाइप से इनके कुछ क्राइटेरियाज थे। लेकिन अब क्या कहा गया कि इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया फ्रेंचाइज को, कि वोटिंग राइट्स को थोड़े और लोगों तक पहुंचाया, कि अब 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है उसको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, ये इसने ही क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कहते हैं जिसे हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया किसके लिए, जो हमारे देश की करेंसी थी उसको क्रेडिट और कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, करेंसी एंड कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, ठीक। तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट अगर आए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था उसके प्रोविजंस के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जो क्यों किया गया, टू कंट्रोल द करेंसी को कंट्रोल करने के लिए और क्रेडिट सिस्टम बनाए रखने के लिए इंडिया में, टू कंट्रोल द रुपये पैसे से जितना भी लेन देन होगा उसको पूरे देश में कंट्रोल करने के लिए, उसको पूरे देश में मॉनिटर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। तो इसीलिए भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अपनी इंडिया का इंडिपेंडेंस होने के बाद भी जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग सारे प्रोविजंस इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग ही वर्क करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, point number 9. It provided for the establishment of not only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more प्रोविंसेस। इसमें ये कहा गया है कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, इसने
जो कि जो जो इसने किसके एस्टेब्लिशमेंट का ये कॉन्सेप्ट लाया है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसमें देखिए जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिसे कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, ठीक है, जो कि ये होता है यूपीएससी, जिसे हम कह रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड है जो इन्होंने बनाया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस क्या होगा, ये हो जाएगा प्रोविंसेस के लिए, जैसे स्टेट्स के लिए, राज्यों के लिए, जैसे हो जाएगा यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस और एमपी पीसीएस, ठीक है। और ऐसे ही करके जितने भी स्टेट्स का अपना पीसीएस है, पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पर यानी स्टेट्स पे। तो ये था प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। और थर्ड है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब है कि जैसे कोई भी दो स्टेट्स या कोई भी दो प्रोविंसेस मिलकर आपस में एक एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना लें। जैसे कोई भी हो सकता है, यूपी और एमपी मिल जाएं या फिर एमपी और छत्तीसगढ़ मिल जाएं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा। ऐसे नियुक्ति करें, ठीक है। फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस के लिए क्या होता था, जॉइंट, उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 3-4 स्टेट्स ने कहा कि भैया हम ऐसे करके अपना एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, ठीक। और जो फेडरल है वो तो है ही मेन, यूपीएससी उसको कहते हैं पूरा सेंट्रल लेवल पर, ठीक। तो अब आप समझ ही रहेंगे कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन आया है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन आया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आया, इसका टोटली एस्टेब्लिशमेंट भी इस एक्ट के थ्रू हुआ है, ठीक। उसके बाद है, वैसे जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन थी, अभी हम लोगों ने पढ़ ली थी ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में हमने पढ़ लिया था कि जो ली कमीशन थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या था, 1923-24 में जो ली कमीशन थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सेटअप हुई थी 1926 में फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, वो थी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए हैं कि यहाँ पे यही है कि इन्होंने अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, ठीक है। नॉट ओनली, मतलब ये तो है ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बट ऑल्सो और क्या क्या बना दिए, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया। मतलब अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही पब्लिक सर्विस कमीशन है, अब अलग अलग प्रोविंसेस अपने अलग अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने स्टेट्स के लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब दो या दो से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वो अपना एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं और वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के लोगों को जिनको वो चाहें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का लास्ट पॉइंट है, चलिए इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट विच वॉज सेट अप इन 1937। ने कहा है कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, इसने जो ये फेडरल कोर्ट था, जो एक सेंट्रल कोर्ट था, उसके एस्टेब्लिशमेंट को उसका एस्टेब्लिशमेंट किया, जो कि सेटअप हुआ, कब सेटअप हुआ, 1937 में। अब एक फेडरल कोर्ट आ गया, एक सेंट्रल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1937 में, किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू हमारा फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1937 में, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, और जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद ही इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिल जाएगी। तो देखते हैं, Indian Independence Act of 1947. On February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared that the British rule in India would end by June 30, 1948. उसमें ये कहा गया है कि जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने फरवरी 20, 1947 को डिक्लेयर कर दिया कि जो ये हमारा जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है इंडिया में वो 30 जून यानी 30 जून 1948 को अब ये ख़त्म हो जाएगा, वुड एंड बाय 30 जून तक 1948 तक अब ये ख़त्म हो जाएगा 1948 तक, ठीक है। ने कहा कि आफ्टर विच उसके बाद द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स, उसके बाद जो पावर्स हैं, जो इंडिया की सारी पावर्स हैं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो सब की सब ट्रांसफर्ड हो जाएंगी किसी भी रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स को, रिस्पॉन्सिबल जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे इंडियन हैंड्स। मतलब ये कहा है कि अब इंडियंस जो हैं अपने प्रशासन को चलाने के लिए इंडिपेंडेंट होंगे, फ्री होंगे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। लेकिन जब ऐसे ही जब इसी टाइम पे इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब हम जाने वाले हैं अगले साल 30 जून 1948 को, और अब हम छोड़ देंगे और इंडिया अपना शासन खुद करेगा और उसको एक रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में दे दिया जाएगा, तो इस अनाउंसमेंट को सुनते ही जो मुस्लिम लीग थी वो काफ़ी नाराज़ हो गई, और उसने डिमांड कर दिया पार्टीशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में काफ़ी वायलेंस फैल चुका था और धर्म जाति के नाम पे बहुत ज़्यादा भेदभाव था, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शंस थे। तो जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हमें तो इंडिया में नहीं रहना है, हमें अलग से राज्य दिया जाए, हमारा अलग से देश बनाया जाए, ठीक है। दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। उसी टाइम मुस्लिम लीग ने डिमांड रख दी कि हमें तो अलग से राज्य दिया जाए, हमें कंट्री का पार्टीशन करना है, ठीक है। हमारे लिए मतलब हम इंडिया में नहीं रहेंगे, कंट्री का पार्टीशन कर दिया जाए। लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अगेन ऑन June 3, 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it। देखिए इसमें ये कह दिया गया कि एक बार फिर से जो 3 जून 1947 था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाया जा रहा है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, ठीक है, जो अब हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो 1946 में एस्टेब्लिश हो चुकी थी, कि अब हम लोग भी अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे थे, ठीक है, उसकी प्रोसेस चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की। तो इन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बार फिर से अनाउंस कर दिया और क्लियर कर दिया कि अगर जो भी अगर ये जो ये बन रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, अगर ये इसको कोई न मानना चाहे तो ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इन्हें बोला कि कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। बोला कि इंडिया के ही जो लोग या इंडिया का ऐसा पार्ट अगर उसको नहीं मानना चाह रहा है, कैन नॉट अप्लाई दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। जो लोग इसको मानने से इनकार कर रहे हैं वहाँ पर उन पार्ट्स पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये कह दिया। तो ऑन द सेम डे, इसी दिन 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन द वायसरॉय ऑफ इंडिया पुट फोर्थ द पार्टीशन। और इसी दिन June 3, 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस टाइम पे वायसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया कि इंडिया के पार्टीशन का प्लान सामने रख दिया और इसी को कहा गया माउंटबेटन प्लान, ठीक है। उन्होंने इस बात को मुस्लिम लीग की इस डिमांड को मान लिया कि चलिए ठीक है अब देश को डिवाइड कर देते हैं या इसका पार्टीशन कर दिया जाएगा। और कोई भी इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोला कि जो भी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बना रही है, संविधान बना रही है इंडिया का, अगर कोई भी इंडियन प्रोविंस अगर उसको मानने से इनकार करता है तो उसको उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। इनकी तो बस यही कोशिश थी कि कैसे भी देश हमारा टूट जाए। उन्होंने उनको भी पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। बोला कि उनको उससे भी क्या फ़र्क पड़ता था, उन्हें तो बस ये था कि अब कैसे भी हम इंडिया से अब हम जा रहे हैं तो हम जो अपना ये शासन है, जो अपना ये एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, अब ये किसी रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में दे देते हैं बस, और उसके बाद हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया में क्या हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया एक इसमें वो लड़ते रहें चाहे कुछ भी करें, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो क्या ले आइए माउंटबेटन ने इनकी मुस्लिम लीग की डिमांड को भी एक्सेप्ट कर लिया और ये 3 जून 1947 को जो कि इस टाइम पे वायसरॉय थे, उन्होंने पार्टीशन का प्लान भी सामने रख दिया, ठीक है, जिसे ही माउंटबेटन प्लान कहते हैं। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अब जो ये माउंटबेटन प्लान था इसको एक्सेप्ट कर लिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा ही। अब वैसे भी मुस्लिम लीग तो करती ही उसी ने तो डिमांड की थी कि धर्म के आधार पर हमको अलग से देश दिया जाए, हमको पार्टीशन चाहिए, ठीक है, हमको इंडिया में नहीं रहना है। उन्होंने ऐसी गलत भावना फैला दी थी, है। Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act
1947। अब उसके बाद क्या हुआ कि जल्दी से इस बात पर गौर किया गया या ये इफ़ेक्ट में आ गया कि जो भी है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जो भी प्रोविज़न है अब उनको अप्लाई किया जाए, उनको इनेक्ट किया जाए, मतलब उनका फंक्शन किया जाए। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार कि अब ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, इसके फीचर्स क्या क्या थे। देखते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947। जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, इसने इंडिया में अब ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया था, ब्रिटिश रूल को समाप्त कर दिया था और इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट। और अब इंडिया क्या था, एक सॉवरेन स्टेट हो जाएगा। एक सॉवरेन का मतलब है कि जो अपने सारे फैसले खुद ले सकती हो ऐसी कंट्री, और किसी और एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल जो कंट्री हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, और जो अदर रूलर्स हैं, उनके किसी भी डिसएग्रीमेंट पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपना पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली अपना कोई भी डिसीज़न अपनी कंट्री के लिए ले सकते थे। ठीक है, तो कहा गया कि अब इंडिया एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा और सॉवरेन स्टेट हो जाएगा। कब से? 15 अगस्त 1947 से, जिसे कि इंडिपेंडेंस डे कहते हैं हमारे देश का। ठीक है, इनने क्या बोला कि इनने बोला है पहले पॉइंट में यही कि अब क्या हो जाएगा, ब्रिटिश रूल इंडिया से ख़त्म हो जाएगा और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इनने कह दिया कि अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पार्टीशन हो जाएगा और दोनों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अब इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट अब क्या होगा कि इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र डोमिनियन होंगे विद द राइट टू सेसीड। और अब उनको सेसीड का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अब उनको ये राइट है कि वो अगर वो अलग होना चाहें तो वे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से भी अलग हो सकते हैं। ये पूरा उनके अपने डिसीज़न पे डिपेंड करता है। देखिए, जो ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था, इसका मतलब ये था कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ थी कि जिन कंट्रीज़ पर कभी न कभी ब्रिटिशर्स का अपना रूल रहा हो या उसकी कभी कॉलोनीज़ रही हों, ऐसी कंट्रीज़ को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ऐसी कंट्रीज़ के ग्रुप को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो अब इस चीज़ से भी इन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि आपकी इच्छा है, अगर आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो आप लें, नहीं तो आप उससे अलग हो सकते हैं। दोनों के लिए ही कह दिया, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, it abolished the office of viceroy and provided for each dominion। इन्होंने क्या कर दिया कि ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय को अबॉलिश कर दिया एंड क्या किया इन्होंने, ईच डोमिनियन का मतलब क्या है, दोनों ही डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दोनों ही डोमिनियन के लिए इन्होंने क्या किया, एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर दिया, हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग, जो कि ब्रिटिश किंग, अभी भी जो ब्रिटेन के राजा थे, उनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। जो भी डोमिनियन कैबिनेट मतलब जो भी है, चाहे वो पाकिस्तान की कैबिनेट हो और जो इंडिया के लिए इंडिया की कैबिनेट से पूछा जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठा करते थे। ठीक है, जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे उनसे पूछ के ही ये किया जाएगा, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लीडर्स थे। ठीक है, दोनों के लिए। और हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट इन रिटेन वॉज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। ये कह दिया गया कि जो ब्रिटिश किंग है, अब जो भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, अब वो इस इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ये कहा गया कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो अपने कोई भी
रूल्स बनाएँ, कोई भी लॉज़ बनाएँ, तो उसके लिए जो होगा अब जो भी ब्रिटेन के किंग हैं या जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उसकी अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये खुद ही अपने डिसीज़न्स के लिए ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है? उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस। इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज थी इन दोनों ही डोमिनियंस की, टू डोमिनियंस का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान, इनकी अलग अलग, चाहे वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो चाहे वो फिर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो, इनने क्या किया कि उनसे कहा कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फ्री हैं, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग बनाएं, ठीक है? इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रेस्पेक्टिव नेशंस। इन्होंने कहा कि जो इन्होंने इस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज को पावर दे दी, उनको एम्पावर्ड कर दिया कि आप चाहे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो चाहे फिर वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज, मतलब इंडिया वाली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया के लिए अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कानून बना सकती है, और जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो अपने हिसाब से पाकिस्तान के लिए नियम और कानून बना सकती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकती है। उसके बाद एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। और उन्होंने कहा कि जो चाहे अगर आप चाहें तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट की सारे आदेशों को आप रिपील कर सकते हैं, चाहे आप इसको माने चाहे ना माने। इन्होंने बोला कि अगर आप चाहें तो आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि हमने अभी पास किया है आप लोगों के लिए, अगर आपकी अब हम चाहते हैं कि टोटली हम आपको फ्री कर देंगे 15 अगस्त 1947 को, तो अगर आप चाहें तो आप इसको भी ना माने, किसको, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है इसको भी ना माने। इसका क्या मतलब है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी ना माने? इसका मतलब ये है कि जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, एक्ट ऑफ 1947 में क्या आया था, इसमें आया था लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि इंडिया जो है, इंडिया का क्या हो जाएगा, इंडिया का डिवाइडेशन हो जाएगा, इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन में, ठीक है? तो ये कहा कि अगर आप चाहें तो आप लोग आपस में ना लड़ें, चाहें तो यूनिटी से पूरे इंडिया को एक ही रखें, और चाहें तो आप अलग अलग कर लें, ये भी कह दिया गया। लेकिन यहाँ तो मुस्लिम लीग ने खुद ही इंडिया के होते हुए, इंडिया के सिटीज़न होते हुए उन्होंने डिमांड रखी थी, उन्हें यहाँ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस उस टाइम पे फैला हुआ था कि नहीं नहीं हमें तो सेपरेट वो स्टेट चाहिए ही चाहिए, तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को माना गया, और इसके अकॉर्डिंग ही क्या हुआ कि फिर हमारे जो हैं ये दोनों, इंडिया जो है वो डिवाइड हो गया पाकिस्तान और इंडिया में, ठीक है? It empowered the constituent assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitutions were drafted and enforced. उनने जो constituent assemblies जो थी दोनों ही डोमिनियंस की, पाकिस्तान और भारत की, उनको बोला कि जब तक इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन उनको एम्पावर करा कि दोनों ही डोमिनियन को कि वो अपना रेस्पेक्टिव टेरिटरीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें और उसको इन्फोर्स्ड करें। उन्होंने कहा कि नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर August 15, 1947 was to extend either of the new dominions unless it was extended thereby a law of the legislature of dominion। उन्होंने कह दिया कि अब 15 अगस्त जब देश आज़ाद हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट पास नहीं होगा, और कोई भी एक्ट जो कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, ठीक है, वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलियाँ इस चीज़ को एक्सटेंड करना ना चाहें। हाँ, ये लिखा है इसमें पॉइंट में पूरा कि इनने एम्पावर्ड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज़ को, दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज़ को, कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी टेरिटरीज़ के रिस्पेक्ट में, मतलब उसके अकॉर्डिंग अपनी टेरिटरीज़, अपने क्षेत्र को देखते हुए अपने लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें और उसको इन्फोर्स करें। और अब आगे से उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अगर वो चाहती है कि जैसे कि ये रूल अच्छा था
ब्रिटिशर्स में, तो वो ब्रिटिशर्स के शासनकाल में, तो वो उसको आगे एक्सटेंड भी कर सकती है। इस पॉइंट में ये बात बताई गई है, लेकिन ये थोपा नहीं जाएगा, जैसा कि उन्होंने कह दिया कि नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर आफ्टर 15 अगस्त 1947 was extended to either of the new dominions unless, जब तक कि it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion, जब तक कि वो लोग चाहे ना, उनकी लेजिस्लेचर जो है वो इस चीज़ को चाहे ना। ये इसलिए बोला है क्योंकि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब तक जो है आज भी, और वैसे भी आज भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कई कई पुराने ब्रिटिशर्स लॉ जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो भी ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं। इसीलिए बोला गया है क्योंकि कुछ लॉ जो सही लगे होंगे हमारे संविधान निर्माताओं को वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने वैसे अपनी तरफ से कोई दबाव नहीं बनाया, लेकिन ये कहा गया था कि अगर आपको कोई रूल कोई लॉ अच्छा लगता है तो आप उसे एज इट इज़ ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इनने क्या किया कि ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का इंडिया के लिए, उसको अबॉलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया था उसके फंक्शंस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ हो गया। ठीक है, कॉमनवेल्थ अफेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, it proclaimed the lapse of the British paramountcy over the Indian princely states and the treaty relations with the tribal areas from August 15, 1947। जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, इसने कहा कि जो ब्रिटिश पैरामाउंसी हैं कि जो भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर और जो भी अभी तक जितना भी जो भी रूल था और जो भी ट्रीटी रिलेशंस थे, जितने भी ट्राइबल एरियाज़ थे, वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, वो सब के सब अपने आप ही लैप्स हो जाएंगे। अब उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा, अब उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो भी ट्राइबल एरियाज से उन्हें ट्रीटी रिलेशंस किए थे, संधियाँ की थी उन्हें, और जो भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के उनके जो भी रेगुलेशन थे, अब वो उससे मुक्त रहेंगे। कब से? फ्रॉम अगस्त 15, 1947, जिस दिन से इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाएगा, उसके बाद उनका किसी भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और जो ट्रीटी रिलेशन से ट्राइबल एरियाज़ में वो सब पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और वो भी उनके ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से मुक्त रहेंगे। देखिए 8th पॉइंट देखते हैं। इन्होंने कहा कि इट granted freedom to the Indian princely states either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent। इसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, इसने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को ये फ्रीडम दे दी कि वे चाहें तो वो इंडियन डोमिनियन में जाएं, इंडिया में जाएं, वे चाहें तो पाकिस्तान में जाएं और चाहें तो इंडिपेंडेंट रहें। ये इंडिया की यूनिटी के हिसाब से एक और काफ़ी अच्छा स्टेप नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रिंसली स्टेट को ये कह दिया कि आप चाहें तो ज्वाइन करें इंडिया को, आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल जाइए और आप चाहें तो स्वतंत्र रह जाएं। तो इसी बात पर क्या होता है कि जो कश्मीर होता है उस टाइम पे, जम्मू कश्मीर होता है, वो अपना स्वतंत्र रहता है, ना तो वो इंडिया में ज्वाइन होता है और ना ही वो पाकिस्तान में रहता है। वो चाहते हैं कि वहाँ पे राजा हुआ करते थे, राजा हरिचंद, तो वो चाहते थे कि भैया हम अपना ठीक है, हम अब हमारे पास ये आ ही गया है, हमको परमिशन है कि ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हमें नहीं इंक्लूड होना है, तो हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। लेकिन इतने में क्या होता है कि पाकिस्तान जो है उन पर आक्रमण कर देता है, पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में अटैक कर देती है। तो फिर वो मदद के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे हेल्प मांगते हैं वहाँ के राजा कश्मीर के। तो फिर यहाँ से फोर्सेस भेजी जाती हैं इंडिया से। तो इस पर क्या होता है कि फिर बीच में जाके सीज़ फायर हो जाता है और इस प्रकार से क्या होता है कि इंडिया का सीज़ फायर होता है तो वहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान ने जहाँ पे कब्जा किया होता है, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है। आज ऑफिशियल स्टैंड ये है कि पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, और इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि कहता है कि कश्मीर हमारा है। लेकिन
ये है कि अब जो जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, मीरगंज का इलाका है, वो सब पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, तो उसको आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, पीओके कहते हैं। और जो इधर अपने इंडिया के कंट्रोल में है, उसको तो ठीक ही है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं मानता है। वो कहता है कि कश्मीर हमारा है, और इंडियंस कहते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है। तो इस तरीके से देखिए, तो यही हुआ कि यहाँ पे फ्रीडम दी गई थी। तो कश्मीर आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद की जड़ बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 provided for the governance of each of the dominions and the provinces by the government of India Act of 1935। इसमें ये कहा गया है कि टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वर फ्रेम्ड। इसमें ये कहा गया कि जो भी गवर्नेंस है इन दोनों ही डोमिनियंस की और प्रोविंसेस की, जो भी गवर्नमेंट है, वो क्या होगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग गवर्न होगी, जब तक कि टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। इस एक्ट में ये कहा गया कि जब तक चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, जिस दिन तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा डेवलप नहीं कर लेते हैं, पूरी तरीके से फ्रेम नहीं करते हैं, तब तक उन्हें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, उसके अकॉर्डिंग अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलाना पड़ेगा और उसके लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। The Dominions were however authorized to make modifications in the act। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भैया अगर आप चाहें बाद में जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, या फिर जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, उसमें अपने अकॉर्डिंग जब आप अपने देश का संविधान बनाएं, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ही क्यों ना हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। It deprived the British monarch of his right to veto bill or ask for reservation of certain bills for his approval। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश मोनार्क थे, अब उनका जो राइट टू वीटो बिल्स था, कि उनको ये था कि वीटो बिल्स था, और जो भी उनका रिजर्वेशन और आस्क फॉर, जो कि पहले ऐसा होता था कि ब्रिटिश मोनार्क को एक वीटो पावर होती थी कि और जो भी कि उनकी अनुमति के बिना कोई बिल पास नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे बिल होते थे जिनको कि उनके रिजर्वेशन के लिए रख दिया जाता था। मीन्स कि जब ब्रिटिश मोनार्क कहेंगे तभी उन पे अप्रूवल मिल पाएगा, कुछ ऐसे बिल रिजर्व कर दिए जाते थे। ठीक है। तो अब उसको भी ख़त्म कर दिया गया, ब्रिटिश मोनार्क की इस वीटो पावर को, जो कि बिल्स पे थी, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। ठीक है। ये लिखा है, इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट to veto bills or ask for reservation of certain bills for his approval। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी बिल के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, ज़रूरी है ब्रिटिश मोनार्क का। और वीटो बिल जो कि उनके रिजर्वेशन के लिए ही रखे गए थे, कि जब वो अप्रूवल देंगे ब्रिटिश मोनार्क, तभी वो बिल पास माना जाएगा, तभी वो अप्रूव्ड होगा। और इस पावर को ले लिया गया या ख़त्म कर दिया गया। अब ये था कि ब्रिटिश मोनार्क की परमिशन की या उनके अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं थी, और किसी भी बिल को उनके लिए रिजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। The Governor General would have full power to assent to and any bill in the name of His Majesty। लेकिन जो गवर्नर जनरल था, अभी भी जो गवर्नर जनरल था, उसको पूरी पावर थी, फुल पावर थी, कि वो किसी भी बिल को जो ब्रिटेन में किंग है, ब्रिटिश किंग है, उनके नाम पर अभी भी किसी बिल पर अपना असेंट दे सकता है, मतलब उसको लागू कर सकता है, अभी भी गवर्नर जनरल की, लेकिन हमको अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज constitutional nominal heads of the states। They were made to act on the advice of the respective council of ministers in all matters। देखिए इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, नॉमिनल हेड थे, ठीक है, स्टेट के, इंडिया के। लेकिन अगर वो कोई भी एक्ट बना रहे हैं, तो उस एक्ट को बनाने के लिए अब उनको
क्या करना पड़ेगा, जो भी रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे हुए हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो दिग्गज लीडर्स हैं, उनसे परमिशन लेके ही या उनके सजेशन से ही कोई भी रूल बनाया जा सकता है, ठीक है। दे वर मेड टू एक्ट। अब वो ऐसे नहीं कि गवर्नर जनरल बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परमिशन के अपने मन से कोई कानून नहीं बना सकते थे। ये यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट आया था। उनसे अगर किसी भी कोई भी काउंसिल है, अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उस रेस्पेक्टिव काउंसिल के जो काउंसिल के मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वहाँ पे जो एमएलएज हुआ करते थे, एमपीज हुआ करते थे, उनसे उन्होंने सजेशंस लेने होते थे, ठीक है। Number 12, it dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England। ये था कि जैसे पहले इंग्लैंड्स में काफ़ी जो रॉयल टाइटल्स होते थे, किंग ऑफ इंग्लैंड, उसको ड्रॉप कर दिया था। जो कि टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया था, उसको ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 13, इट डिसकंटिन्यूड द appointment to civil services and reservations of post by the Secretary of State for India। इसमें ये था कि अब से इंडिया में जो भी सिविल सर्विसेज होंगे उनमें, या फिर जिन भी रिजर्वेशंस के जो भी पोस्ट था, रिजर्वेशंस था पोस्टों में, अब वो इंडिया में नहीं होगा। क्यों इसको रोक दिया गया? क्योंकि अब इंडिया के लोग ही अपने इंडिया, जो कि इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन थी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन थी, अब उसके अकॉर्डिंग अपने अपने लिए अपनी कंट्री में अपने अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट करने को फ्री थे, ठीक है। और इन्होंने अब उस प्रोसेस को भी डिसकंटिन्यू कर दिया, रोक दिया कि अब कोई भी नए सिविल सर्वेंट इंडिया में अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। और रिजर्वेशन, हमने जो पोस्ट में रिजर्वेशन की जो पॉलिसी रखी थी उनके द्वारा सेक्रेटरी, जो भी उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उसको भी ख़त्म कर दिया गया या वहीं पर रोक दिया गया। क्योंकि अब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम अपने हिसाब से अपने देश में अपने सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट कर सकें, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर अगस्त 15 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स दैट दे वर इंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम। हाँ, लेकिन ये कहा गया कि जो सिविल सर्विसेज पहले से ही इंडिया में रिक्रूट थे, जो कि ब्रिटिशर्स थे, हाँ, वो अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर पाएंगे। कब तक? जब तक कि इंडिया इंडिपेंडेंट ना हो जाए। 15 अगस्त 1947 तक उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे इंडिया में, और उसके बाद वो इंडिया से 15 अगस्त 1947 को चले जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ अपने इंडियंस ही रहेंगे। उसके बाद कहा गया है कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947, जो 14 और 15 अगस्त की अर्धरात्रि में, मिडनाइट में क्या हुआ कि द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। जो ब्रिटिश रूल था वो समाप्त हो गया और ये एक इसका अंत हो गया। एंड द पावर वॉज ट्रांसफर टू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जो पावर थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई दो नए डोमिनियंस को, दो नए देशों को, जो कि किस रूप में थे? इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब ये कहा गया है कि 14-15 अगस्त की रात्रि में जो था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों दोनों अलग हो गए और ब्रिटिश शासन का यहाँ पर अंत हो गया। अब दोनों देश आज़ाद हो गए, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये है कि इंडिया का डिवाइडेशन हो गया पाकिस्तान में, और इंडिया ब्रिटिश शासन से जो है वो मुक्त हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। जो नया डोमिनियन बना उसके जो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। ये कहा गया था कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक हम थोड़ा बहुत, तभी तो आप देख रहे हैं कि ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये अभी भी क्या है? द फर्स्ट गवर्नर जनरल, अभी भी गवर्नर जनरल के ही अकॉर्डिंग ही चल रहा है। फर्स्ट गवर्नर जनरल, उसके पास अभी भी कुछ पावर्स हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ही शोर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो
जो कि हमारे देश के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको एज ए जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया था उसके पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको नियुक्त किया था, उनको सोट किया था। ठीक है, उनकी ताजपोशी की थी। ठीक, और the Constituent Assembly, the Constituent Assembly of India formed in 1946 became the Parliament of the Indian Dominion। इसमें क्या कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जो इंडिया में, वो 1946 में बनी थी और वही बाद में इंडिया की पार्लियामेंट बन जाती है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि संविधान बनाती है, पहले 1946 में उसका फॉर्मेशन हुआ था, बाद में वही हमारी जो इंडिपेंडेंट इंडियन डोमिनियन होता है उसकी पार्लियामेंट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो ये 1946 था, तो उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी तो उसमें the members of the interim government were members of the Viceroy's executive council। अभी देश मतलब जब आज़ाद नहीं हुआ है तो उस टाइम की बात कर रही है, उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें क्या था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें ये कहा गया कि जो वॉइसरॉय, अभी भी यहाँ पे वॉइसरॉय थे उस टाइम पे 1946 में, तो जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें जो सबसे बड़ा था वो था वॉइसरॉय। ठीक है, लिखा है द मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर्स ऑफ द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी भी जो अपनी इंडिया की उस टाइम पे तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो इसको क्या नाम दिया गया, थी तो वो इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन वो किसके अंडर थी, वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंतर्गत। यहाँ भी उसका जो प्रेसिडेंट बना दिया गया, किसको बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट, किसको बनाया गया, वॉइसरॉय को बनाया गया, सॉरी वॉइसरॉय को बनाया गया। ठीक है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो किससे बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। द वॉइसरॉय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल। यहीं पे कहा गया है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वॉइसरॉय की, उसका हेड अभी भी वॉइसरॉय को बनाया गया था। लेकिन और जो जवाहरलाल नेहरू वॉज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। ये आज़ादी से 1 साल पहले की बात है, तो इस टाइम पे क्या किया, जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल बनाया था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये टेबल दी हुई है कि इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी हमारी तो वॉइसरॉय की ही उसमें वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो उसमें ये पूरे सब उसी के मेंबर कहलाए थे। ठीक है, तो इसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1946 में उनको पोर्टफोलियो मीन्स कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनको दिया गया, वो थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे वॉइस रॉय के बाद, और उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दी गई थी और कॉमनवेल्थ रिलेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर जॉन मिथाई इनके पास थी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई, जगजीवन राम इनके पास थी लेबर मिनिस्ट्री, सरदार बलदेव सिंह इनके पास थी डिफेंस मिनिस्ट्री, CH भाभा इनके पास थी वर्क माइंस एंड पावर मिनिस्ट्री, लियाकत अली खान जो थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, अब्दुल राब मिस्तार पोस्ट एंड एयर, ठीक है, असफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के लिए थे, C राजगोपालाचारी 1946 में एजुकेशन और आर्ट मिनिस्ट्री इनके पास थी, आई चंडीगढ़ कॉमर्स के लिए थे, और गजनाफर अली खान ये हेल्थ मिनिस्टर थे, और जोगिंदर नाथ मंडल ये जो थे लॉ मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में जो कि 1946 में बनी थी। अब ये देख लेते हैं कि फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इसमें से 1-2 पूछ ही लिए जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947, जब अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उस टाइम पे जो भी पोर्टफोलियोज दिए गए वो हम पढ़ते हैं एक बार। इसमें सबसे पहले जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो थे वो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो क्या बने, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है,
और एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन का डिपार्टमेंट था उनके पास, और साइंटिफिक रिसर्च, ये याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे देश के यानी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट थे, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस और साइंटिफिक रिसर्च। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है पोर्टफोलियो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उनके पास क्या क्या थे, होम मिनिस्ट्री थी, पहले होम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट था उनके पास, और स्टेट्स भी इन्हीं के पास था। तीसरे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनके पास क्या था, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर पूछा जाए कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के का डिपार्टमेंट किसे दिया गया था, डॉक्टर जॉन मथाई। पहले रेलवे मिनिस्टर अगर पूछा जाए तो कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई। उसके बाद जो आर के शनमुगम सेठी थे, ये हमारी इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें तो सभी जानते हैं कि इन्होंने तो हमारे संविधान बनाने में, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे हमारे। ठीक है, जगजीवन राम ये लेबर मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के। सरदार बलदेव सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, इनको हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद CH भाभा ये कॉमर्स के लिए, इनको कॉमर्स डिपार्टमेंट। रफ़ी अहमद किदवई, इनको कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट दिया गया था। और उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज। ठीक है, इनके पास, और BN गडगिल इनके पास है वर्क्स माइंस एंड पावर। इसमें आप देखिएगा, आप ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें 2-3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या क्या पोर्टफोलियोज थे, एक तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ था उनके पास, और कॉमनवेल्थ रिलेशंस और साइंटिफिक रिसर्च भी उन्हीं के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट, होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और स्टेट्स भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी फूड एंड एग्रीकल्चर थे। एजुकेशन ये इसको तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्टर जॉन मथाई। ठीक है, फाइनेंस के लिए अगर किसी ने पूछा हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, आर के शनमुगम सेठी। लॉ के लिए इसे तो सबको याद रहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेबर के लिए जगजीवन राम। डिफेंस के लिए सरदार बलदेव सिंह। हेल्थ के लिए राजकुमारी अमृत कौर। एक बार हमने इसको फटाफट से रिवाइज कर लिया। CH भाभा कॉमर्स के लिए, रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशन के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के लिए, BN गडगिल वर्क्स माइंस एंड पावर। ठीक है, अब आपको इसमें डिफरेंस पता चल रहा होगा कि जो इंतरिम गवर्नमेंट थी 1946 में, इसमें जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, ये बनी तो इंडिया की थी, लेकिन इसको भी नाम किसका दे दिया गया, इसमें हेड कौन था, वायसरॉय था। इसमें अपने इंडिया के लोग हेड नहीं थे, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो सबसे पहले जो हमारे हेड थे इसके, मान लीजिए अपनी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए गए, तो आप देख ही रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू हैं, फिर अदर है, हर किसी को इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो अपना दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।